नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए के संदर्भ में अपनी आज की प्रस्तुति गणित से संबंधित लेकर सामने हूँ। लेकिन शुरू करने के पूर्व कुछ पंक्तियाँ जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगी, जो हमारी एक मैंने प्रणाली या पद्धति के तौर पे इसको भी समावेशित किया है। जे रहीम उत्तम प्रवृत्ति का काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। अर्थात जो हमारा चरित्र होता है, व्यक्तित्व होता है, उसे ठीक उसी प्रकार से हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है जिस प्रकार से चंदन वृक्ष, जिसके सुगंध के कारण उसके चारों तरफ अगर सर्प भी मौजूद होता है तो चंदन अपनी शीतलता नहीं खोता है। वह कितने भी विषैले सर्पों के बीच रहने के बावजूद अपनी मौलिकता नहीं खोता है। सो जो शाब्दिक अर्थ है स्पष्ट है कि हमें अपनी मौलिकता बनाए रखनी है। चलिए, नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी महाअभियान महासमर, एक आने वाली परीक्षा जो न जाने कितने छात्रों का भविष्य बदल देगी। जो आज नौकरी के खोज में हैं, कल हो सकता है कि वह आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित होकर सफलता की सीढ़ी पर अपने स्थायित्व को प्राप्त करें। तो अतः मैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रयासरत हूं कि कैसे मैं अपने द्वारा कुछ शब्दों को, कुछ तथ्यों को सजाकर आपके सम्मुख रखूं ताकि वो चीज़ें आपको पसंद आएं और वह परीक्षा में आपके सहायक का काम करें। तो सबसे पहले आज शुरू होने के पूर्व मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा, मेरी क्षमता उतनी ही बढ़ेगी, मेरे कार्य करने की क्षमता में उतनी ही विकास होगा और निसंदेह कुछ न कुछ तो अवश्य लाभ मिलेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल, जो कि आपके नीचे दिखेगा, सब्सक्राइब का घंटा, उसको जरूर दबाएं। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पिछले कक्षाओं में मैंने बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में जीके जीएस जो होता है, साइंस इंक्लूडिंग, वो 40 मार्क्स का रहता है। फिर मैंने आपको बताया था सीबीटी 1 परीक्षा में 30 मार्क्स का रीजनिंग, 30 मार्क्स का मैथ रहता है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि भैया 15 मार्क्स तो साइंस के होते हैं, तो 25 अदर्स हो गए, तो 40 हो गया। अब मैं अगले 30 की ओर बढ़ रहा हूँ। मतलब जब यह चीज़ मैं कंप्लीट करूँगा तो 70 नंबर का जो क्षेत्र है, 100 में 70 को हम लोग कवर कर चुके होंगे। इसी के लिए मैं आपके सामने ऋषिकेश नई ऊर्जा के साथ हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ का वह कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन कर लें तो पक्का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैथ्स के भी कैटेगरी से, सेक्शन से निकाल पाएंगे। इसलिए मैंने अपने अनुभव, पुराने प्रश्नों को देखने के बाद मैंने उसे कुछ भागों में विभाजित किया है, जिसको कि मैं अगले क्लास में आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी बताता जाऊंगा। हर क्लास 15 मिनट का रहेगा और उसमें आप यह देखेंगे, वह सीखेंगे कि भाई आज किस टॉपिक को बताया गया। तो आज हम लोग ओवरऑल मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। तो इसके तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आरआरबी एनटीपीसी में, वो होता है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक क्या आता है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दूसरा टॉपिक क्या आता है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का अर्थ क्या हुआ? भिन्न तथा दशमलव, भिन्न तथा दशमलव। जैसे उदाहरण, एक छोटा छोटा उदाहरण मैं देते जाता हूं जिसको बाद में मैं क्लियरफाई करूंगा। अब जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में होल नंबर किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो भाई 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या है उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर उसमें 0 भी ऐड हो गया तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें भाज्य पढ़ना है, अभाज्य पढ़ना है, इस तरह की कई चीज़ें को, प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तथ्य मैं बताते जा रहा हूँ। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल मतलब दशमलव और
भिन्न को पढ़ना है तो भिन्न के कुछ प्रकारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब अर्थात जैसे मान लीजिए भाई, एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, एक रोटी है दो आदमी हैं, एक रोटी है दो आदमी हैं, और आपके घर में दो भाइयों के बीच में उस रोटी को मैंने कहा कि इसको बराबर बराबर बांट लो, तो आखिर प्रत्येक भाई को कितना रोटी का क्या मिलेगा, कितनी रोटी मिलेगी? तो स्वाभाविक है कि हम क्या करेंगे, वो एक रोटी को जो है दो भाग में बांट लेंगे। एक रोटी को क्या करेंगे, दो भाग में बांट लिए, मतलब एक कुल था उसको कितने में बांट दिए, दो में, तो 1/2 हो गया। मतलब प्रत्येक भाई को जो है आधी आधी रोटी मिलेगी, प्रत्येक भाई को जो है आधी आधी रोटी मिलेगी। तो इसी को कहते हैं भिन्न, इसको कहते हैं भिन्न। अब इसको अगर दशमलव में बदलना हो तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि दो जो नीचे वाला है वो बाहर रहेगा, एक रहेगा। अब उसके बाद एक तो कटेगा नहीं, तो एक शून्य लेंगे, उसके बदले में दशमलव देंगे और 2 × 10 कट जाएगा। इसका दशमलवीय निरूपण क्या हो गया, 0.5, जिसको कि हम लोग सामान्यतः आंसर में 0.5 के तौर पे लिखते हैं। तो इसके अधीन जो है हम लोग भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। और ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही छोटी अवस्था में पढ़े थे आप लोग। अब उदाहरण के लिए दिखा देते हैं इसका भी, कि अब जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो क्या करेंगे, 4 और 6 का जो कॉमन से कटे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं 2 और 3 किसी संख्या से नहीं कट सकता है, हो चुकी दोनों जो है अभाज्य संख्या है, तो अब इसको कर दिए 2 × 2 × 3। तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसी का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसी का जो है अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे, बड़े को अंदर रखेंगे, 4 × 4 घटाओ 2, फिर अब ये जो है यहां कैरी करके आ जाएगा, अर्थात वो आखिरी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो गया, क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया 2। एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ में हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा ही मजेदार चीज है। सामान्यतः कलयुग में जो आज की वर्तमान व्यवस्था है, हम लोग कुछ जाने या नहीं जाने लाभ और हानि के विषय में तो जानेंगे ही। अब जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है। तो इसको लाभ हुआ कि हानि, स्वाभाविक सी बात है, 100 रुपए की चीज अगर हम 200 में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो हम लोग क्या कर लिए, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हमेशा याद रखना है, अगर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य का मान जो है हमें पॉजिटिव में मिलता है मतलब लाभ है, और अगर माइनस में मिलता है तो यह हानि है। उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, 200 है, और क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो कितना हुआ, 100 बचा, मतलब यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस है मतलब लाभ है। और यही चीज को अगर हम लोग उलट देते हैं तो अब देखते हैं कि क्या होता है भाई, विक्रय क्रय मूल्य कितना है, 200 है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 में से 200 घटा दो, कितना हो गया, -100। तो ये माइनस का मतलब क्या हो गया, हानि हो गई। माइनस का मतलब क्या हो गया, हानि हो गई। अब इसमें जब हम लोग टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग इसके प्रतिशत हानि के विषय में समझेंगे। अगर लाभ और हानि दिया हुआ है, प्रतिशत में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के बारे में समझेंगे, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब जियोमेट्री है, जियोमेट्री तो बड़ा ही मजेदार चीज है। जियोमेट्री पर तो जिसकी पकड़ हो गई ना, वो समझो कि गणित के तरफ से ना काफ़ी संवेदनशील और प्रतिभाशाली छात्र हो जाएगा या परीक्षार्थी हो जाएगा। ज्योमेट्री में हम लोग तमाम प्रकार की ज्यामितीय संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग ज्योमेट्री में जो है बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आप बात आती है क्या चीज़ की, इसके बाद हम लोगों के पास क्या आता है भाई, तो ज्योमेट्री के बाद इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बड़ा ही कॉमन है। इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो इसमें जो है अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि P × R × T/100 होता है,
उसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का भी फॉर्मूला पता होगा, जिसको कि हम लोग आगे चलकर इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अलजबरा के विषय में अगर आप मेरे यूट्यूब लिंक से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो जो एनटीपीसी आरआरबी में अलजबरा सेक्शन से जो आने वाला क्वेश्चन होता है वो मैं छोटा छोटा 10-15 मिनट का 2 क्लिप दिया हूं, पक्का आ जाएगा, जिससे अलजबरा के विषय में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने दिया है उसमें से एक न एक क्वेश्चन पक्का गिरना है, तो आप अलजबरा को देख लेंगे। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, प्रतिशतता सीधी बात है, इसको जो है ना एक तरह से हम लोग 100 के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। अब जैसे अगर कोई तुमको दे दिया कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को क्या करो, प्रतिशत में बदलो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को जो है 100 से गुना कर देंगे, अर्थात क्या हो गया, 40% हो गया, अर्थात क्या हो गया, 40% हो गया। तो इस चीज को हम लोग परसेंटेज में जानेंगे। अब क्या आता है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके विषय में जानेंगे। अब जैसे इसको जो है हम लोग काफ़ी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लो एक प्रश्न आ गया कि एक मनुष्य किसी काम को 2 दिन में करता है, तो 2 मनुष्य मिलकर कितने दिन में करेंगे? स्वाभाविक है कि 1 दिन में कर देगा। तो ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इससे जुड़ी हुई उलझे हुए सवाल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के अधीन भी काफ़ी कुछ हम लोग को पढ़ सकते हैं। अब जैसे दूरी, समय, दूरी और चाल, ये जो चीज़ थी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एक्चुअली हम लोगों को इसमें वही पढ़ना है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कि अगर हम यहाँ से, आप बैठे हुए हो कि भाई अगर मैं दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और अगर जाने वक्त मेरी रफ्तार 40 किलोमीटर की थी औसत चाल, लौटने वक्त 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो कुल यात्रा के दौरान की औसत चाल क्या है? या आपको सवाल दिया जा सकता है कि भाई अगर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो इसमें अगर स्पीड के बारे में जानकारी देना होगा तो पक्का आप याद रखना, आंसर आपके 2 ही यूनिट में आना चाहिए। अगर किलोमीटर है तो समय की तुलना 4 घंटे से करेंगे, और अगर मीटर है तो समय की तुलना हम सेकंड से करेंगे। सामान्यतः ऐसा ना हो जाए कि हड़बड़ी में दूरी जो है किलोमीटर में ही रहने दो और समय को सेकंड में कर लेना। तो इस चीज़ को जो है हम अपने तरफ से बचाने की कोशिश करेंगे। और मीन है तो मीन माध्य को कहते हैं। अब माध्य के विषय में भी हम लोग सबसे अंत में पढ़ेंगे। आज जो इन चीज़ों को मैं बता रहा हूं, इसका अर्थ है कि आप एक लाइन में समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है, इसको पकड़ लेना है, 12 टॉपिक को पकड़ लेना है। अब इसमें जो है कहीं कहीं बहुत अधिकांश जगहों पर ट्रिक्स का व्यवहार होगा, तो ये हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज ट्रिक्स टू रिड्यूस द सॉल्व टाइमिंग, हम लोग समय बचाने के लिए और किस किस प्रकार से समय को बचा सकते हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक्स का व्यवहार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं क्रमवार तरीके से हर दिन, हर समय, हर वीडियो जो मेरा अपलोड होगा वो टॉपिक वाइज होगा। हर वीडियो क्या होगा, टॉपिक वाइज होगा, ताकि भविष्य में भी उसका हेडिंग, अब नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम बाई रिसीजर, नंबर सिस्टम डाला, नंबर सिस्टम के बारे में समझ गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल है उसके बारे में समझ गया। मतलब मैं मिलाऊंगा नहीं, ये नहीं कि ज़्यादा चीज़ आपको देनी है तो एक ही दिन में सारा चीज़ मैं दे दूं, बिकॉज क्या होगा, अगर सारे चीज़ों को मैं 1 घंटे के क्लास में बताना चाहूँगा तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन ग्रहण तो आपको करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। आपको अपने अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट जगाना है, कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए जो है हर एक कक्षा एक टॉपिक को लेकर होगी, अर्थात मैं 12 कक्षाओं में इन 12 टॉपिक की बुनियाद जो है आपके सामने रख दूंगा और आप ये करेंगे। अब आप लोग पुनः याद कर लीजिए, मैंने इसके पहले आप लोगों को बता रखा है पिछले क्लासेस में कि भाई साइंस में 4 सेगमेंट हम लोग को रखना है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, सबसे लास्ट में फिजिक्स है। 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने पिछली कक्षा में लगभग 60-70 इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न बताए, जिसको अगर आप जीएस में 2-4 बार सुन लेते हैं और अभ्यारण्य वगैरह का नाम याद कर लेते हैं, मुद्रा वगैरह याद कर लेते हैं, तो भी उसमें आपका जो है ना 50-60% तो आराम से बन जाएगा। वो एक कमजोर विद्यार्थी भी बना देगा। उम्मीद तो मैं 70-80% की करता हूँ। तो वो हो गया। तो कुल मिला के 40 नंबर मैंने उस दिन बता दिए थे कि कैसे पकड़ने हैं। आज मैंने 30 नंबर आप लोगों को बता दिए कि कैसे हासिल करने हैं। तो अब इसमें जब ये पूरा हो जाएगा, जब सारा डिस्क्राइब मैं कर दूंगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा कि CBT 1 के लिए, अर्थात क्या हो जाएगा, CBT 1 के लिए
CBT 1 के लिए 40 उधर का और 30 मैथ्स का, 70। अब मेरे पास बच जाएगा 30 रीजनिंग का। क्या बच जाएगा? 30 रीजनिंग का बच जाएगा। तो इस 70 को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं ना भाई, तो उस 30 में 10-15 भी ठोक देना है, तो एकदम बिल्कुल घर जाओ और कहो कि पक्का है रिजल्ट। क्यों? मैथ पर ध्यान इसलिए दियो क्योंकि CBT 1 में तुम्हारा 30 नंबर का है और 30-35 नंबर का जो है ना CBT 2 में भी है, मतलब 60-65-70 नंबर का, टोटल 65 नंबर के आसपास का CBT 1 प्लस CBT 2 में आना है। तो ये दोनों परीक्षाओं में आना है, तो मैथ को हम लोगों को पकड़ के रखना है, क्योंकि मैथ जो है ना दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेगा। कम समय में पक्का आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है ना। मैथ एक चीज के लिए पक्का फेमस है कि या तो आंसर सही होगा या गलत होगा। यू विल नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड। आप किसी भी तरीके से, आप ये हो सकता है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया, अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि शाहजहां ने किया, औरंगजेब ने किया या अकबर ने किया। मैथ में तो आंसर या तो आना है या नहीं आना है। पक्का सब चीजों को जब मैं बताऊंगा तो ध्यान से सुनना, ताकि आने की संभावना बढ़ जाए और आपके सफलता हासिल करने की संभावना बढ़ जाए। RRB NTPC की तैयारी शुरू हो चुकी है, कई क्लासेस चल रहे हैं। पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपडेट्स को देखें। काफी समय है आपके पास, आधा घंटा 20 मिनट मेरे को दे दिया करो, उसके बाद देखते हैं, हो सकता है मेरी सफलता से प्रभावित हो जाओ। धन्यवाद।